गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम मैं दाऊद नगर कॉलेज को तहे दिल से बधाई देती हूँ कि इतने प्रासंगिक विषय इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन रूरल इंडिया पर नेशनल वेबिनार का आयोजन किया है। अब मैं चेयरपर्सन प्रोफेसर दीपक कुमार सर और ज्योतिष जी को, जो नेशनल वेबिनार के कन्वेनर हैं, और सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसी सेशन और में लगता है बुलवाएगा, कुछ ये लोग क्लियर ही नहीं करता है, इस साला जी भागत। नेशनल वेबिनार के संयोजक को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हेलो 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 हेलो। आवाज हाँ जा रही? सर। जी हाँ सर, जी हाँ सर, आ रही है आवाज। मैं जी स्टार्ट सर। नाउ? जी 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 Okay. सर, जी सर। Okay, I am Deepak Kumar, Principal, STS College, Kaler. Being a जी chairperson of this technical session, I'm going to start this session. The topic of this technical session is impact of COVID-19 in rural India. First, I would like to welcome all the participants who give their ideas on the above said topics. There are so many subtopics like rural livelihood and pandemic, rural public health system and pandemics, food security during pandemic, society and COVID-19, changing flow of migrants during the pandemics, rural economic and COVID-19 strategy and management for rural areas, agriculture and pandemics, rural education, unorganized sector, etc. Now participants can start their views. The time limit for a presenter is only 5 minutes because there are very limited time. So we have to conclude in limited period. So now start. Someone who want to start may start their views on impact of COVID-19 in rural areas. Anyone want to start their views? Can start. यस सर। Hello. हाँ हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर कैंडिडेट को 5-5 मिनट समय दिया जाना है। तो जो भी कैंडिडेट अपना व्यूज रखना चाहते हैं तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन रूरल इंडियाज पे वो अपना व्यू 5 मिनट में रख सकते हैं। सभी और भी कोई पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ? हेलो, इस टेक्निकल सेशन में कोई और भी पार्टिसिपेंट्स हैं? हाँ सर, है पार्टिसिपेंट्स है सर। पार्टिसिपेंट्स में हाँ, तो आप 5-5 मिनट में आप बारी बारी से अपना व्यू रखिए। हेलो। हाँ, कौन बोलना चाहेंगे अभी? सर हाँ, हेलो। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से रिसर्च। हेलो। मैं हाँ सर, अभिषेक सर जुड़ चुके हैं। हेलो। ठीक है। अभिषेक सर जुड़े हुए हैं जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए अभिषेक जी। हेलो, आप बोल सकते हैं अभिषेक जी। जी जी। हाँ, मेरा टॉपिक है कि इस लॉकडाउन और कोविड-19 का महिलाओं और बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो बोलिए। मेरा ये मानना है कि ये कोविड क्राइसिस बच्चों और महिलाओं के जीवन पर काफी दूरगामी परिणाम दे सकती है। हम पिछले कई दिनों से और लगभग कई महीनों से बात कर रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन की और इकोनॉमिक सेक्टर पर इसके क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो जेंडर बेस्ड डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं इसमें एब्सेंट दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखें कि पिछले 2-2.5 महीने में या 2 महीने में इस लॉकडाउन ने महिलाओं पर क्या असर डाला है, इसके लिए मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंट एक्टिविटीज है उसमें काफी बढ़ोतरी पाई गई है। नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन ने यह कहा है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस में 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी पिछले कुछ समय में देखी गई है। पहले वीक जो मार्च का पहला हफ्ता था उसमें
कुल कंप्लेंट्स 116 थी, वो मार्च के आखिरी हफ्ता आते आते 257 तक पहुंच गई थी। रेप और अटेम्प्ट टू रेप की संख्या 2 से बढ़कर 13 हो गई थी और डोमेस्टिक वायलेंस की संख्या 30 से बढ़कर 69 यानी 69 हो गई थी। इसके अलावा जो केसेस अगेंस्ट राइट टू लिव विद डिग्निटी जो कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 आता है, उसकी संख्या 35 से बढ़कर 77 हो गई थी। और हम पाते हैं कि ये जो सारी संख्याएं हम देख पा रहे हैं, हम इससे भी सही तस्वीर नहीं पा सकते क्योंकि कई महिलाएं शायद अपनी शिकायतें पहुंचाने की स्थिति में भी खुद को नहीं पा रही हैं। तो हमें ये देखना होगा कि इसके अलावा और क्या असर पड़ा है आपसे महिलाओं। आग्रह है कि संक्षेप में अपना बात रखेंगे। जी समय मैं काफी सीमित है, 1 से 2 जी मिनट में मैं बात करें। संक्षेप में ही मैं अपनी बात रख रहा हूँ। 5 मिनट का ही समय है। हाँ, जी कोई दिक्कत नहीं है। इसके चलिए। पीछे जो कुछ पॉसिबल रीजन हो सकता है कि जो लोग इसमें एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी से भर गए हैं, तो वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं महिलाओं पे जिसे हम निकालने की उनकी आदत होती है वो निकल रही है। उसके अलावा महिलाओं को लेकर के जो प्राइवेसी कंसर्न्स है उसको भी आघात पहुंचा है और हमारे देश में काउंसलिंग सुविधाओं का काफी अभाव है, इसलिए महिलाएं अपनी बात खुल के कह नहीं पाती। क्योंकि समय कम है, मैं 1-2 बातें और कहूंगा। जिसे गवर्नमेंट ने अपने शुरुआती समय में सैनिटरी पैड्स को एसेंशियल गुड्स के लिस्ट में नहीं रखा था, ये कहीं ना कहीं उनके कंसर्न्स के प्रति गवर्नमेंट की उपेक्षा को भी दर्शाती है। इसके अलावा जो 1.5 बिलियन बच्चे स्कूल से बाहर घर में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि उनके एजिटेशन और एग्रेशन में वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जो देश की मीडिया है उसको इन पॉइंट्स पे स्पेशल कवरेज करके इन पॉइंट्स को भी सामने रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं बात को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। पेपर आपका अच्छा था, डाटा आपने अच्छा दिया है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। मेरा नाम कुमार आशीष है। मैं अभी अब कोविड-19 विषय में जो हमारी चुनौतियां हैं उसके बारे में कहना चाह रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्टेट में ढेर रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति आ पड़ी है और के लिए जितने सारे रोजगार वगैरह के अवसर हैं, इनको हमें नॉन फार्म के सेक्टर में ज्यादा अच्छा करना होगा। लेकिन अगर हम 1-2 साल का जो हम डेटा वगैरह देखते हैं कि उसके लिए बैंक के हमारे क्रेडिट की स्थिति क्या है, तो यहाँ बहुत ही निराशाजनक स्थिति दिखाई देती है। जैसे मैं 2017-18 का कुछ डाटा देना चाहूंगा। हमारे यहाँ पूरे बिहार का जो हमारा वहाँ का क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो है, ये केवल आपका 44% के आसपास है, कि हमारा नेशनल एवरेज जो है ये 78% का है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि टोटल मिलाकर के बिहार के 18 जिलों में सीडी रेशियो जो हमारा है 40% से ये कम है। और दूसरी चीज की जो हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर बिहार में है, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये जो इनका एनुअल क्रेडिट प्लान होता है, ये भी 2017-18 के दौरान केवल आपका 70% आसपास ही इनको दिया गया क्रेडिट। दूसरी चीजें हम देखते तो जो इनका एनुअल क्रेडिट अचीवमेंट जिले जो है ये पूरी तरह से जो उनका जो इससे भी ये कम है। और उसके बाद मैं कुछ और भी देखूंगा। माइक्रो इंटरप्राइज में जो पूरा का पूरा लोन है, ये इसका अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये आपका मिला करके 1.8 लाख रुपया के आसपास प्रति यूनिट है। और फिर उसके बाद एक चीज और कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक क्रेडिट गारंटी स्कीम होता है। इसमें टोटल मिलाकर के हम देखेंगे तो जो क्रेडिट गारंटी दी भी जा रही है, वो टोटल उसका जो अमाउंट है ये प्रति यूनिट बहुत ही कम है। ये आपका 3.5 लाख रुपये से भी कम है। और जो हमारे दूसरे महत्वपूर्ण उद्योग हैं या वैसे क्षेत्र जहाँ की लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, जैसे कि डेयरी है, यहाँ पर इनका अचीवमेंट लगभग आपका 38% का रहा है। जो आपका पोल्ट्री है ये आपका 10% से भी कम है। जहाँ आपका फिशरीज है ये आपका 4% से भी कम है।
जो 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 हमारे यहाँ एजुकेशन लोन की स्थिति है ये आपका लगभग 28% के आसपास है। तो मेरा कहना ये है कि अल्टीमेटली ये किसी भी स्टेट में जो हमारा क्रेडिट का अवेलेबिलिटी होता है, वहाँ पर इंटरप्राइज का ग्रोथ कैसे हो और बाकी लोगों को रोजगार के इकोनॉमी को बल कैसे मिले, ये बहुत अधिक इम्पैक्ट करता है। अगर बैंकों से जाना जाए कि वहाँ स्थिति ये क्यों बनी पड़ी है, तो मालूम चलेगा कि जो बिहार में इंस्टीट्यूशनल जो है ये काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। चाहे आपका लैंड राइट है, उनका एक समायोजन होना, या फिर जो आपका लॉ एंड ऑर्डर का, ये सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी क्योंकि हमारे पास ये महामारी की स्थिति आ पड़ी है, तो हमें इन चीजों पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा सेक्टर एक्सपेंडिचर और बाकी रेवेन्यू बाकी चीजों के लिए, एजुकेशन या और चीजों के लिए भी जो हमारे इंटरप्राइज सेक्टर है उनको हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। थैंक यू सर। Shall I speak, sir? Okay, I am thank you. Dr. Manas Behra from Odisha. Okay, Shall I speak, sir? I am now. Dr. Manas Behra from Odisha. Shall I Okay, speak, start now. Yes, Yes, my okay. paper. Start. Yes, sir. My paper is a empirical research on impact of COVID-19 on the rural areas in Odisha, and there are two aspects. One is on grassroots democracy, and another is the vegetable producer and marginal farmers. So the worst affected are the marginal farmers because they are under distress sale of producing vegetables, whatever they have produced. So there is no state support or subsidy or something like that for them, because they don't have any cold storage in rural areas. So they could not protect their vegetables for a longer period of more than 1 week, and they are destroyed. So those who have taken loan from private agencies, now they are the danger of committing suicide. Another aspect of mine is the impact of grassroots democracy. In Odisha, there is a positive policy decision at the state government level of giving magistrate power to the sarpanches, and they have been given huge money to make quarantine centers and manage quarantine centers. So the positive aspect is that there is a retrieval of democratic space at the rural areas. So there is a revival of Panchayat Raj institutions, and these institutions must be protected and sustained in post-pandemic situations. So my point is that out of my interview over phone of the elected representatives of the Panchayat Raj institutions like Sarpanches, Panchayat Samiti members, Jila Parishad members, they are totally involved, and there is a good management by the PRI. So one thing we are learning from this experience, that if we can employ or you can use the resources or the democratic space available at the grassroots institutions, then a pandemic can be managed, can be encountered, can be engaged. Third thing is that regional farmers. Am I audible, sir? Hello. Am I audible, sir? Yes. Continue now. Third important thing is that there is a social stigma. Those who are migrant laborers, particularly in the Jaspur district, there are now 90 affected people, and mostly they are from West Bengal. So from West Bengal, they have been detected positive, and they are in quarantine centers. But the question is, as they are from socially and economically weaker sections in terms of caste and class, so when they will come to their villages, when they will come to their villages and to their families, how they will be absorbed. So here is a question of process of socialization, and the entire civil society or the community have to absorb them, have to tap into them. So this problem has to be solved not at the state level but at the social level. So how prepared the civil society, which is divided in terms of caste, that is a bigger question. Now the question of migrant labor, who are coming, how the state is behaving. So rural society is somehow more human than the urban society. This is my observation out of the interview. Shall I conclude, sir? माइक ऑफ करिए। Unmute कीजिए, unmute please. 5 minutes to all participants. Only 5 minutes to all participants.
Thank you, sir. Okay. Okay. Next participants. Okay, my topic is on impact on rural livelihood in India after the COVID-19. So the COVID-19, it basically spread, disrupted the status quo activities in Indian states, different states. The immediate effect created chaos among the people and states to develop strategies accordingly. But basically, the rural part of the people, they are having a problem regarding their livelihood pattern day by day. But a country like India, which composed mainly of workforce in the unorganized sector, implicated generous concern over the rural half of the country. Now, the mode of the connectivity, absence of proper communications, poverty, and lack of decentralized health systems find it difficult, especially in the rural parts of India, because the majority of people, about 80%, they are basically rely in rural area, and the source of income is very limited. So, after the 24th March 2020 lockdown, Prime Minister has announced a nationwide lockdown and extended subsequently different facilities to urban and rural area. And basically, there is a limitation regarding the rural area. The nationwide lockdown halted intense state transportations, excluding passage of essential goods. The interpretations in the supply chain of products made farmers' life worse and resulted in financial implications among this pandemic. So because the rural people, basically majority of the people are farmers, they are having problem because some of the packages couldn't able to reach to the ground level. So there are a number of middlemen taking the benefits. So regarding the rations, we also are providing by states and the central governments, rush some of the their lack of reach to the level. And there is a blackness also there. The national lockdown has severely affected lives and livelihoods across rural India because an ally employed more than the workforce in the country. A majority of Indian farmers, basically 5% of them are small and marginal farmers. And day by day, they have to go for livelihood. Their source of day by day, they have to earn. And these are seasonal. More than 9 million active fisheries depends on this for their livelihood. Percent of small fishery, and the second whole more than 14 million. Government has implemented a number of measures. Devalina ji. Hello. Yes, sir. Start your paper. Okay, can I start? Yeah, start. Okay, Start so my paper basically wants to look into how the COVID-19 situation has led to an impact on the education of students. So because we know that there is lot of so there is inaccessibility of use of technology. So while we are in cities taking online classes because of the closure of the educational institutions due to the pandemic, so virtual teaching through the use of technology and digital platforms have increased. But as per the National Sample Survey 2017 report, about 16% of rural households have access to internet services, so which is quite a low number. And there is also a huge proportion who do not have access to internet or through electricity in the first place. So my paper basically focuses on how education is actually getting affected in rural areas because of lack of opportunities to shift to digital learning or digital online classes. So the aspect of how government schemes or how government initiatives and through the use of public-private initiatives or public-private partnerships, if digital learning or the new ways or avenues through which education can actually be given to the people who have been in the rural areas, that can actually reduce the educational inequalities in our country. So the whole scope of digitizing education is something that we have to focus of. So that is how the digital divide in rural India can be addressed. And in this paper, because there is less of time, I'll just wind up saying that there is a lot of scope for innovations and new interventions through which education can be taken care of. And digital media can actually act as a platform to bridge this digital divide in India. Thank you. Okay, thank you. Next, Premlata ji. Yes, sir. सभी को now you can start. हाँ, मेरा टॉपिक है भारतीय ग्रामीण क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव।
हम एक ऐतिहासिक समय में जी रहे हैं। परेशानी की बात यह है कि इतिहास का ये पन्ना जब भी खुलेगा, दुख और तकलीफ परेशानी के साथ खुलेगा। प्रत्येक व्यक्ति कोविड के प्रभाव के बारे में कह रहा है। दुर्भाग्य से ग्रामीण क्षेत्र पर कोविड-19 के बारे में बहुत अधिक नहीं बताया जा रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये देश के उत्पादन में एक अहम भूमिका भी निभाता है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है क्योंकि सभी समझते हैं कि सख्त समय सख्त उपायों का आह्वान करता है। कोविड-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है और इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। निकट भविष्य में कमजोर वित्तीय तिमाहियों, नौकरियों के नुकसान, वेतन में कटौती और कम लाभ मार्जिन जैसी बाधाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भरसक आने वाली हैं। 2019 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 69 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिनमें किसान, ग्रामीण सरकारी कर्मचारी आदि शामिल हैं, रोजमर्रा के मजदूर आदि शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 का पहला प्रभाव कृषि की आपूर्ति श्रृंखला पर है, जबकि हमारी सरकार ने ट्रकों को परमिट जारी कर दिए हैं, जिनसे वे किराने का सामान, फल और अनाज ले जाने की अनुमति दे रहे हैं। कोविड-19 का दूसरा प्रभाव फसल की सुरक्षा के लिए बीज, ट्रैक्टर, लेबर सहायता, दवाओं जैसे उत्पादों की अनुपलब्धता के कारण फसलों की कटाई व बुवाई में देरी हो रही है। कोविड-19 का तीसरा प्रभाव कृषि क्षेत्र में अपेक्षित नौकरियों में कटौती। सरकार के अनुसार बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं और हमारा आगे इसका प्रभाव निर्यात का पूर्ण रूप से बंद हो जाना। वर्तमान में सभी बंदरगाहों को बंद कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से मैं बहुत कम शब्दों में यही कहना चाहूंगी कि हमारी ग्रामीण में रहने वाली जो जनता है, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, बहुत प्रभावित कोविड-19 से हो रहे हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। शर्मा जी, रविंद्रनाथ शर्मा, would you like to speak? हेलो, Unmute your speaker first. हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, नमस्कार मैडम। Okay. गुड आफ्टरनून। Okay. माय नेम इज डॉक्टर शफाली अग्रवाल। Okay. डॉक्टर शफाली, हाँ जी, मैं गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा विषय है कि कोरोना के कारण ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक जो बीमारी है विश्व के कई विकासशील देशों और विकसित देशों में प्रभावित हो रही है। ये तो एक कड़वा सत्य है कि इस महामारी से भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, प्रभावित हुआ है। लेकिन इसकी महामारी से सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा वहाँ शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। जब कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ था, उस समय सबसे ज्यादा एजुकेशन में एग्जाम्स चल रहे थे सब क्लासेस के, जो बीच में ही रोकने पड़े। और उसके साथ ही साथ सभी कॉलेज स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र में होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। भारत का सारा बाजार बंद है और जिसके कारण वह यदि स्मार्टफोन लेना भी चाहे तो ले नहीं सकते। हेलो, हाँ, सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। हाँ, बोलिए। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है, जहाँ शिक्षक और छात्र दोनों ही इंटरनेट की आधुनिक तकनीकों से बहुत दूर हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि हम जानते हैं कि सरकार नेट के द्वारा बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले इंसान हैं, छोटा मोटा काम करके गुजारा करने वाले हैं, तो हमारे पास लैपटॉप और स्मार्टफोन कहाँ से आए, और आ भी जाए तो हम वहाँ इंटरनेट की सुविधा कैसे उपलब्ध कराएं। क्योंकि इंटरनेट के साथ सबसे ज्यादा अव्यवस्था यही हो रही है कि वहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। यदि वो इंटरनेट जोड़ते भी हैं तो बीच बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इसीलिए सबसे ज्यादा सोचनीय विषय, मैं कम शब्दों में यही कहना चाहूंगी कि ये सबसे सोचनीय विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुचारू किया जाए। इसके कारण, कोरोना के कारण सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं अपनी पढ़ाई से ड्रॉप आउट कर रहे हैं और करेंगे भी आगे, जो प्रभावित होगा। इसलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।
Thank you. Now start, Ravindra ji. Would you like जी. to start? Yes, sir. Start. Myself, Dr. Ravindranath Sharma, HOD Department of Sociology and Social Work, श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़। मेरा जो पेपर है कि अथर्ववेद में जो विभिन्न, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए बोलिए। अथर्ववेद में विभिन्न रोगों की उपचार पद्धति का जो विश्लेषण बताया गया है, उसके संदर्भ में कोविड-19 के लिए हम कौन सी पद्धति को वर्तमान में यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 4 वेद का कंसेप्ट है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में बहुत सारी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां बताई गई हैं जिससे के द्वारा हम विभिन्न असाध्य रोगों का भी इलाज कर सकते हैं। इसमें एक पहली है आश्वासन चिकित्सा पद्धति, दूसरी है उपचार चिकित्सा पद्धति, तीसरी है सूर्य किरण चिकित्सा पद्धति, चौथी है जल चिकित्सा, पांचवी है सोम चिकित्सा पद्धति, छठा है हवन चिकित्सा पद्धति, सातवां अग्नि चिकित्सा पद्धति, आठवां वायु चिकित्सा पद्धति और नौवां है शल्य चिकित्सा पद्धति। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में जो महामारी फैली हुई है, पूरे जो वैश्विक संकट के रूप में उभरी है, इसका अभी कोई विशेष रूप से स्पेसिफिक इलाज अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि जब कभी कोई भी रोग उत्पन्न होता है और हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तब तक उससे बचाव ही हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में काम में आता है। यहाँ पे विशेष रूप से उल्लेखनीय कि अथर्ववेद में 2 ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसको पहली आश्वासन चिकित्सा पद्धति कहा गया है। यह एक बहुत ही प्रमुख पद्धति के रूप में इसे अथर्ववेद में बताया गया है। इसमें किसी भी रोगी को सर्वप्रथम ऐसी सांत्वना दी जाती है ताकि उसका मनोबल बना रहे। एक प्रकार की एक साइकोलॉजिकल थेरेपी है। इसमें उसके आत्मविश्वास को जागृत किया जाता है और इस बात का भी विश्वास दिलाया जाता है कि उसका रोग असाध्य नहीं है और वह शीघ्र ठीक हो जाएगा। आप इस बात को हम विशेष रूप से देख रहे हैं कि हमारे जो चिकित्सक हैं वो इस पे बहुत विशेष रूप से जोर दे रहे हैं। इस पद्धति का उल्लेख ऋग्वेद के 5वें कांड के 3 सूक्त में मिलता है। दूसरी है उपचार। जी सर, उपचार चिकित्सा पद्धति। जी सर, दूसरी है उपचार चिकित्सा पद्धति। इसमें पूरे परिजनों को रोगी के साथ रहने की हिदायत दी गई है और अपील की गई कि आप रोगी का तब तक मनोबल बढ़ा के रखें जब तक कि उसे उस रोग से मुक्ति ना मिल जाए। अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में दोनों जो पद्धति है विशेष रूप से कारगर है और भी अनुसंधान के स्तर पे जाके बहुत सारी बचाव की तकनीक अपना के हम कोविड-19 से अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Now, may I anyone? start, Rupa Gupta? May Yes, I sir. start, Rupa Gupta? Okay. Yes. My name is Rupa Start now. Gupta. I am research Rupa, scholar okay, from start. Regional Institute of Education, Bhubaneswar. My topic is impact of COVID-19 lockdown on rural education system. As we know, the outbreak of COVID-19 disrupted the status quo activities of this sector of Indian economy. And presently, lockdown is the best strategy for India to fight COVID-19. But due to this lockdown, many of us are forced to reorient ourselves to change our lifestyle. And the most significant sector has been affected by this COVID-19 pandemic is education system. Although it provides us opportunity and challenges too. Opportunity in the sense we are allowed to more come forward toward using digital technology in education system, and challenges that we face, network problem, digital connectivity and all. So my paper focuses mainly on the reasons behind the failures of digital learning in rural area. And the biggest reason is digital divide. The major challenge of remote learning is disparity in access from electricity and internet connection to devices like computer and smartphone. The second point is access of electricity is crucial for digital education, both the powering devices as well as for connecting to the internet. While government Saubhagya scheme to provide electricity to households shows that almost 99.9% of homes in India have power connection. This picture is less luminous if we look at the quality of electricity and the number of hours for which it is available every day. Now, third, Mission Antyodaya, a nationwide survey of villages conducted by the Ministry of Rural Development in 1780, showed 16% of India's households received 1 to 8 hours of electricity daily, 33% received 9 to 12 hours, and only 47% received more than 12 hours a day. While
computer would be preferable for online classes, a smartphone could also serve the purpose. However, the phone might be convenient for apps, but not for carrying out lengthy assignment or research. While 24% Indians own a smartphone and only 11% of household possesses any type of computer, which could include desktop, computer, laptop, notebooks, netpad, or tablet. Even the penetration of the digital technologies in India have been haphazard and exclusionary. According to 1780 National Sample Survey Report on Education, only 24% Indian households have an internet facility, while 66% of India's population lives in village. Only a little over 50% of rural households have access to internet service. For urban households, the portion is 42%. This is a major disparity between rural and urban. In fact, only 8% of households with members aged between 5 24 have both a computer and internet connection. It is also useful to note that as per of National Sample Survey definition, a household with a device or internet facility does not necessarily imply that connection and devices are owned by household. So the digital device is evident across class, gender, religion, or place of residence. Among the poorest 20% household, only 2.7% have access to a computer and 8.9% to internet facilities. In case of 20% household, the proportion is 27.6 and 50.5. This is the really proportion to think over it. And to conclude, I would like to say that it's time to think, it's time to ponder over it, and we should find an alternative, or we should find a proper solution for it. And it's really time to disperse over it. It's a time for demand to disperse of infrastructure as well as connectivity in rural area to embolden digital learning. Thank you. Okay. Thank you. Next. Yes, sir. Sir, I am Sir Saurabh, sir. Okay, Saurabh, start. Yes, Start. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. I am Sir Saurabh from West Bengal University of Animal and Fisheries Science, and I'm just presenting my topic: combating hunger and attaining a food security, a challenge in pandemic. It is under the theme of effect of pandemic and food security. First of all, I want to just say that what is the food security? It is when all the people economical access to sufficient, safe and nutritious foods to meet their dietary need and food preferred for an active and healthy life. In this pandemic situation, where all the COVID-19 or any kind of influenza which occur anytime, anywhere, which it hampers the supply chain, transportation system, as well as the workforce. Now, the breaking the backbone of the food security, symptoms like struggling import and export, less availability of local supplies, and economic disruption indicates the very first sign of this pandemic that hits the food security. The occupational community that is related to the daily wages, people struggling with hunger, health, and poverty are at the higher risks of it. Well, combating all these, earlier preparedness for the potential events like restriction of the movement of people, goods and services, and its consequences like disruption of import, export, and regional trade impact. Its impact is a negative thing in our economy. What we have to do, we have to just do a proper monitoring and surveillance system in this kind of pandemic, which we can do in a 3 phase. For example, in earlier phase, during the pandemic, and after the pandemic. If you will just have a proper system of monitoring and surveillance, we can overcome with such kind of system, such kind of things during the pandemic. We can also organize a fair price of promoting home production food and preservation, stockpiling and distribution of food to the most vulnerable people by maintaining social distance. It can also help the community to fight with this pandemic situation. And if we'll talk about the local shopkeepers, which should be facilitating with the low cost of credit arrangement with a relief from negotiable short-term debit, it will also help to flow the normal economy. Well, at concluding myself, I want to say that identification of the essential food commodities, maintaining its transport and supply to the community in a fair cost, with the help of the local governing bodies, can help society to combat hunger and achieving food security in this pandemic situation. Thank you very much, sir. Okay, thank you. Next, Sandhya ji.
Would you like to present your paper? Hello. Okay. हेलो हाँ, हेलो start now. हाँ हाँ, जी सर, मैं हाँ, रजनी कौन? सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, को चेयर के रूप में सर मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। तो हाँ हाँ जी, तो मैं सर लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि कोविड-19 महामारी का अंत कब तक होगा यह कहना मुश्किल है, इसलिए हमें लंबे समय तक इसके साथ ही काम करना पड़ सकता है, जिससे आने वाले समय में नई-नई चुनौतियां, नए-नए बदलाव सामने दिखाई पड़ेंगे और इसका सामना प्रत्येक नागरिक को अपने स्तर पर करना चाहिए। ठीक है। अब मैं इसके साथ ही मैं अपने बातों को यहीं पे रोकती हूँ समय को देखते हुए, और मैं धन्यवाद देती हूँ ज्योतिष जी को, जो इस नेशनल वेबिनार के कन्वीनर हैं, और विशेष धन्यवाद देती हूँ दाऊद नगर कॉलेज को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह नेशनल वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न होगा। और सर धन्यवाद आपको भी देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। यस सर, ठीक। सर मैं भी डॉक्टर चारू थैंक यू मल्होत्रा, सर। बरेली कॉलेज बरेली से हूँ सर। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आई जस्ट वांटेड टू रीड अ पेपर आल्सो। हेलो हाँ हेलो सर, मैं डॉक्टर चारू मल्होत्रा बरेली से हूँ। मेरा भी पेपर सर रजिस्टर्ड है। तो आई जस्ट विश कि मेरा कोविड-19 एजुकेशन लॉकडाउन, अ चैलेंज इन रूरल इंडिया, ये टॉपिक है मेरा। आप क्योंकि ये खत्म हो रहा है तो आप फाइंडिंग्स केवल बता दीजिए। अच्छा सर, थैंक यू। फाइंडिंग्स ऑफ योर पेपर। सर मेरी फाइंडिंग्स में मैं जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू इज as we all know that due to lockdown, the wheel of economy has been jammed, and industries, factories, banks, shops, etc. have been closed. Education sectors are closed for indefinite time. Now it is a matter of great worry that lakhs of children are sitting at home and are waiting for their exams, results, and schools to open. And the future of bright upcoming young people is undecided. Even on the online teaching, which is taken as a substitute of live teaching, is unable to fulfill the need and demand of the students at large. The condition of rural children is worse due to the pandemic. It has shaken 13.63 lakh centers of Anganwadi also. Due to lack of resources, there is no smooth services of internet in the rural areas. Laptops, computers are not for all. Electricity problem is there. Farmers are unable to sell their crops. Even they are not finding market for the vegetables. And the thing is that as most of the parents are uneducated there, teachers are not able to come in the village from their residences. No tutor or coaching facilities are there. Government is not thinking about it. The government has ordered for online teaching for city students, but what about rural students? Many of the rural students who are bright but lack facilities due to this lockdown, they will be lagged behind, and their dreams of becoming officer in future will be shattered. Before this could happen, the government should take effective measures and plan to bring a smile on every child of our country. The government should also keep one thing in mind, that in present condition, when villagers are on the verge of starvation, mobile recharge for e-learning will take them a step nearer to starvation. No doubt, the pandemic has significantly disrupted the education sector. Recent graduates in India, some among them are from villages also, are fearing withdrawal of jobs offers because of the current situation. The Center for Monitoring Indian Economies estimates on urban unemployment rate 30.9%. This pandemic has transformed the centuries-old teacher and taught relationship. It has been replaced by technology. This very change in imparting method of education is pushing policymakers to figure out how to ensure inclusive e-learning solutions. Teachers in rural areas are not skilled for e-education. Then rural schools need a new setup, and children have to be trained right from the beginning of their schooling. The whole structure
of rural education needs reform. Otherwise, children from rural background will not be able to compete children from cities. High posts will remain a dream for them. COVID-19 lockdown has left many burning problems before us, but the problem of education in rural areas needs a lot of attention and efforts. Thank you, sir. I've given only the gist of it, and really thankful for you for giving me an opportunity to read my paper. Thank you, sir. I would like to conclude this. Yes. I'm interested to present. Hello, sir. I'm interested to present, sir. I'm Dr. Shayantini Behura from Ramakri Women's University, Bhubaneswar. Start. बोलिए. Start now. Yes, sir. The title of my paper is Women and COVID-19, the issue of domestic violence in India. My co-authors are Supreet Panigrahi and Adasha Mahanti. COVID-19, as all of us know, has led to an explosion of domestic violence against women across the globe. India is no exception. As the nation grapples with the spread of COVID-19, millions of women are virtually finding... Yes, sir. 2 minutes. We don't have time. Yeah. Okay, sir. Only 2 minutes. As all of us know that millions of women are virtually finding themselves in prison. Actually, my paper focuses on a multi-dimensional perspective. I am a faculty of gender studies, so I'd like to focus on the gender dimension of it, about the care work, and about how the domestic violence victims have been neglected in the rural India, etc. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. हेलो सर. हाँ सर, मैं डॉक्टर प्रवीण. यस सर, कैन आई सर, मैं बस कुछ विचार अपने रखना चाहती हूँ. क्या रख सकती हूँ? ओके. हाँ सर, सभी लोग कोरोना के बारे में बता चुके हैं और सुन चुके हैं, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगी. बस एक ये कहना चाहूंगी कि एक महामारी बनकर हमारे सामने प्रकट हुआ है. हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अपने कदर इंसान को कस लिया है कि इंसान ना चाहकर भी अपना बचाव नहीं कर पा रहा है. अब हम इसमें ये बताते हैं कि हमारी ऑनलाइन पढ़ाइयाँ जो हो रही हैं, जैसे हमारे बच्चे, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो लोग ऑनलाइन क्लास का नहीं ले पा रहे हैं ढंग से, उनको नहीं हम कुछ दे पा रहे हैं. बजाय उनके कि जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन्स है, इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा बहुत होती है, वो लोग भी थोड़ा फायदा ले पा रहे हैं. बट जिन बच्चों के यहाँ नहीं है, ग्रामीण से जो लोग आते हैं उनके पास नहीं है. और इस महामारी से बचने के लिए, क्योंकि हम हर जगह जहाँ भी बात करते हैं केवल इसी विषय में बात करते हैं, कोरोना किस कदर फैल रहा है, कहाँ कितना हो गया है आंकड़ा, कितने लोग मर चुके हैं, केवल हम यही सोच सोच के तनाव में आ रहे हैं कहीं ना कहीं. जब हम तनाव में आ रहे हैं तो मैं सबको बस एक यही सलाह दूंगी कि आप डेली अपने आप को सही रखने के लिए योगा करें, संगीत सुने, अच्छे से संगीत सुने, क्योंकि मैं एक संगीत की टीचर हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मानसिक तनाव से बचने के लिए मनुष्य को योगा व्यायाम करना चाहिए और संगीत को सुनना चाहिए. जिस प्रकार योगा और व्यायाम हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं, उसी प्रकार एक अच्छा संगीत हमारे मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, जो मानसिक तनाव से बचने में अहम भूमिका निभाता है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. हेलो. नाउ हेलो. मेरा नाम ऋचा गौतम है. मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ पटना यूनिवर्सिटी में, और मेरा पेपर का नाम है कोविड एंड कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार. जैसे कि हम देखते हैं कि कोलिशन फॉर्मेशंस जो हैं वो काफी फ्लूइड होते हैं, और एक क्राइसिस सिचुएशन में लोगों को पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, कोलिशन फॉर्म होंगे. मेरा पेपर है और ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. इस पेपर जो मैं जानना चाहती हूँ
साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स लाए हैं बिहार में इन टर्म्स ऑफ माइग्रेंट्स जो कि बिहार आ रहे हैं और स्टूडेंट्स जो कि बिहार आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्स है इस चीजों को लेकर के, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी पड़ता है यहाँ पर कि जो लोग वापस आ रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्वारंटीन में कैसे रख रही है, इसीलिए आई वांट टू लुक इनटू द फैक्ट दैट कोविड-19 ने कोलिशन फॉर्मेशंस और उनके वोटिंग पैटर्न्स पर क्या डिफरेंस लाया है और वो डिफरेंस कोलिशन फॉर्मेशंस में क्या इफेक्ट करेगा. दिस इज द जिस्ट ऑफ माय पेपर. Anyone new? आप में से कोई बोलना चाहते हैं? Any participants? Hello. Hello. Yes, I want to present my paper. Hello. Hello. This is Hello. Dr. Shweta. I want to present paper. Yes, start. Can I start? Yes. Start. Hello. This is Dr. Shweta. I am from Army Institute of Management, assistant professor. My topic is strategic turbulence in intrinsic leadership, COVID-19. Basically, my study is completely based upon the how extrinsic motivation as well as intrinsic motivation is all important. It has been a long known to all of us that extrinsic motivation can only take you so far. Viewing intrinsic motivation under the organizational culture is very crucial now on, because India is facing emergency situation right now, and there is mounting evidence that employees throughout the world are hungering to fight and bring their values to the work. Because here the situation is just, here the question is for survival, not for the profit, not for their values, and not for their keeping their morale high. The question has come on survival of their fittest. So we need to argue that the best way to maximize profit. So if I talk about survival and happiness, now it has become a major challenge for all the organization, as corporate organization as well as public enterprises. So a company needs to have a strong sense of purpose, meaningful work, and deep relationship. And it is not possible until and unless they have to change their mindset, they have to change their mentality, because company need to purpose that transacts making money earlier. They need to, but now the situation has completely turned around. The turbulence has come across all over India. So the need has come for sustainable strategies that recognize them into money making by doing good things. So whatsoever advisory has come across that need to be followed while earning money, while making money, while serving the society. And one more thing I would like to highlight here, purpose is not about corporate strategies or tactics. These both are right now it's meaningless. Purpose is not also about social responsibility, which is a simply tool for managing reputations. Rather than, purpose is not even about corporate mission, which might be nothing more than an aspiration to dominate particular market price. Because now being a leader of the market will not serve any purpose anymore. Rather, purpose is a spiritual and moral call to action, because it is what a purpose or a company stands for. The organization need to follow constant and sustained action, which may take them into a long way. Because it is well said, if you have to go far, then you have to make your different way. So with these words, I would like to end my thoughts here only. Thank you and Jai Hind. सर, मैं डॉक्टर संध्या उपाध्याय अपने विचार रखना चाहती हूँ। ओके जी, ठीक है। संध्या जी। यस सर। हेलो। ठीक है सर। अपने विचार। जी, गुड आफ्टरनून सर। सर, आज हम एक भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं। कोविड-19 वास्तव में एक भयावह और आक्रांत फैलाने वाला
एक महामारी के रूप में हमारे सामने है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों जगह के लोग का मन मस्तिष्क पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। समाज से जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो ये प्रावधान है, उसमें समाज से अलग रहना और ये जो तनाव के रूप में कोविड-19 है, वो दैहिक असर इसका जब पड़ रहा है शरीर पे, और उस शरीर का असर मन मस्तिष्क पे जरूर पड़ रहा है। इससे लोगों के व्यवहार में आक्रामकता और असामान्य व्यवहार दिखते चले आ रहे हैं। अगर ये महामारी के रूप में सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित है, और पहला लोगों का जो व्यवहार है वो काफी बदला हुआ दिखेगा इसके कारण, क्योंकि लोगों के अंदर जो व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं होंगी उसमें अपने को आत्महत्या कर लेना या फोबिया, अशांत निद्रा, ये सारी चीजें जो हैं उनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही हैं। दूसरी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे अवसाद में आ जाना, ईर्ष्या करना, ठेस पहुंचना या आत्मघाती विचार लाना, ये सारी चीजें उनके मन मस्तिष्क में घर कर ले रही हैं, जिसका हम उनके ऊपर और समाज के ऊपर बड़ा गहरा पड़ेगा। तीसरी जो प्रभाव डालने वाली चीज होगी वो होगी भावना संज्ञानात्मक क्रिया। जैसे व्यक्ति जो है नकारात्मक सोच रखेगा, उसके अंदर जो निराशावादी विचार आएंगे, अपने प्रति दूसरे के प्रति वो निराशा की बातें सोचेगा और उसके अंदर एक संज्ञानात्मक विकृति आएगी। इसका जो चौथा जो व्यक्ति चूंकि सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने भी कहा था कि बिना समाज को हम जी सकते हैं, तो जो अंतर्वैयक्तिक व्यवहार होगा, जैसे आक्रामक संबंध रखना और ये सारी चीजें, जैसे शक्ति स्वभाव रखना, चालाक प्रवृत्ति रखना, ये सारी चीजें यस, ओनली स्पीकर को अलाउ कीजिए प्लीज। डॉक्टर नवदीप कुमार सर। Okay. डॉक्टर नवदीप कुमार फ्रॉम लालपुर खालसा कॉलेज जलंधर पंजाब। समय बहुत ही कम शेष बचा हुआ है, आप हाँ जी, लोग बस ये 5 मिनट में ये सेशन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ जी बस हाँ जी। तो आप सबको मेरा नमस्कार। तो कोविड-19 ने संपूर्ण विश्व को बुरी तरह से प्रभावित किया है और इसके कई दूरगामी प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचा भी इसके प्रभाव से ग्रस्त है, परंतु भारत के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कि कृषि पर आधारित है, इस लॉकडाउन से पूरी तरह प्रभावित हुई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण स्थिति और भी प्रतिकूल बन गई है। प्रवासी मजदूर की समस्या जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में से संबंधित है और ये वर्ग भी अत्यंत दुखपूर्ण स्थिति में है। तो इस संदर्भ में क्या करना है उसके बारे में भारत सरकार प्रयासरत है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करके आत्मनिर्भर बनाया जाए। परंतु मैं इस बात से अपना प्रेजेंटेशन बंद करता हूं कि जरूरत इस बात की है कि भारतीय ग्रामीण अवस्था को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका लाभ सही लोगों तक असली रूप में पहुंचे। धन्यवाद। Sir, I want to speak something. Hello. Hello, sir. I want to speak. डॉक्टर, मेरा जो विषय था वो था कि ग्रामीण प्राथमिक हेलो। हाँ मैम, जस्ट 1 मिनट प्लीज। चूंकि जैसा कि हमारे कन्वेनर साहब ने अनाउंस किया कि टाइम लिमिटेड है, हम कल भी टेक्निकल सेशन रखेंगे और कल भी इसी तरह से आप लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा। तो आप लोग इस तरह से पैनिक ना करें कि आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, कल एक और मौका मिलेगा। ओके सर, जी कंटिन्यू प्लीज। जी कंटिन्यू। यस सर, आई विल डू टुमारो। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये है कि आप लास्ट ये आज का ये है पार्टिसिपेंट्स, और इसके बाद सर से आग्रह है, चेयरपर्सन सर डॉक्टर प्रोफेसर दीपक कुमार सर से, कि वो है जो कि इसके बाद आपके बाद इसको सेशन को समापन करने की घोषणा कर देंगे, अन्यथा ये फिर रुक जाएगा। हाँ बोलिए। लिस्ट बना के सर उसको भेज। सर मैं अफीफा बानो हूँ, मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ। अभी तक so far we saw that what are the drawbacks of COVID-19 in especially rural areas, बट कोविड-19 का एक प्लस पॉइंट जो मुझे दिखा है वो ये है कि हालांकि एक पैंडेमिक है, इसका कुछ पॉजिटिव मैं नहीं बोल सकती, बट इसका एक ये है कि अचानक से जो ट्रांजिशन हुआ है हम लोगों का, जो हम लोग ट्रेडिशनल वे से जो क्लासेस लेते थे, क्लासेस अटेंड करते थे, हम लोग एकदम से टेक्निकल हो गए।
सब लोग अब हर जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बच्चे के साथ साथ हम टीचर्स ने, मतलब जो टीचर्स हैं वो भी सीख रहे हैं। हम जैसे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी बहुत सारा ऑनलाइन स्कोप जो है, जो हम लोग शायद एज ए नॉर्मल स्टूडेंट हम लोग इतना ऑनलाइन यूज नहीं किया करते थे, वो अब हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट एज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि कोविड-19 का पड़ा है हमारे समाज पर। और नो डाउट ये पैंडेमिक है जिसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तो काफी हद तक प्रभावित हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग में ये क्वालिटी होती है कि हम उसको किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं। हम अपने जो हमारे साथ जो क्या बोलते हैं उसको, जो अचानक से कैटास्ट्रोफी जो भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से हम पर आ जाता है, और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से हर 100 साल में कोई ना कोई पैंडेमिक ईश्वर की तरफ से हमको मिलता है। लेकिन ये क्वालिटी भी ईश्वर ने हमको दी है, हम इंसानों को, कि हम उसको कैसे अपने फेवर में कर सकते हैं। तो फिलहाल इस कोविड-19 ने हम लोगों को एक नई चीज सिखाई है कि हम अपने टेक्नोलॉजी का पॉजिटिवली घर में रह के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे हम अपने एजुकेशन को बिना एफेक्ट किए हुए कैसे आगे लेकर जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी है इसकी वजह से जो हुआ है। भले ही इसका मतलब इसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, मगर अब जो हो रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। चेयरपर्सन सर प्लीज। हाँ, तो आज लगभग 16-17 पार्टिसिपेंट्स ने, आवाज जा रही है? आवाज जी मिल सर, रही आ है? रही है, आ रही है सर, आवाज आ रही है। I also want to present a paper, sir. यस सर, आवाज आ रहा है सर। हाँ, ओके। Hello. आज अब इस तकनीकी सेशन का विधिवत, Hello. इस तकनीकी सेशन का विधिवत समापन की घोषणा मैं करता हूं। आज 16-17 पार्टिसिपेंट धन्यवाद देता हूं। हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आज के सेशन के लिए मैं विशेष रूप से ज्योतिष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही दाऊदनगर कॉलेज, दाऊदनगर के सभी जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं या किसी भी रूप में सहभागिता उनकी है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आज के टेक्निकल सेशंस के समाप्ति की घोषणा की जाती है। ओके।